हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी रिप्रेजेंटिंग एन आर के 9। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। सो टू डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ टैक्स लॉ, दैट इज प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, पीजीबीपी। आज के सेशन में हम पीजीबीपी के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पीजीबीपी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसके रिलेटेड डिफरेंट सेक्शंस और डिडक्शंस को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, स्टूडेंट्स, subscribe the channel and press the bell icon to get each and every update very timely हर अपडेट को आप लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसलिए मैं आप लोगों से हर बार कहती हूँ कि प्रेस द बेल आइकन, जिससे हर एक अपडेट आप तक टाइमली पहुंच सके। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द सेशन। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। Which is the charging section of income had PGBP? Which is the charging section of income had PGBP? PGBP हैड को कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है, उसके वेरियस कैटेगरीज को, उसके वेरियस सेक्शंस को, उसमें वेरियस डिडक्शंस को जो पीजीबीपी के स्पेसिफाई करता है अंडर विच सेक्शन? आंसर इज सेक्शन 28। Section 28 of the Income Tax Act defines the PGBP. Here now moving to the next question. Which of the following are included in business according to Section 2 subsection 13? Which of the following are included in business according to Section 2 subsection 13? अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो बिजनेस में इंक्लूड की जाती है आज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 13? ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो बिजनेस में इंक्लूड की जाती है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 13? फर्स्ट वन इज ट्रेड, सेकेंड वन इज कॉमर्स, थर्ड वन इज मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम बिजनेस की बात करते हैं, ट्रेडिंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन बिजनेस। कॉमर्स मीन्स बिजनेस, कि अगर हम कुछ सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, क्लियर। एंड मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम किसी प्रोडक्ट की भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो भी हम उसे कैसे ट्रीट करेंगे? बिजनेस की तरह। तो आंसर डी इज करेक्ट। ऑल ऑफ द अबव इज आर इंक्लूडेड इन द बिजनेस एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 13, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following conditions are to be fulfilled or for charging income under HAT PGBP? Which of the following conditions are to be fulfilled for charging income under HAT PGBP? PGBP हैट में अगर हमको इनकम चार्ज करनी है, इनकम टैक्स चार्ज करना है, इनकम को अंडर कैलकुलेशन करनी है पीजीबीपी के लिए, उसके लिए क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? फर्स्ट वन, कि पहले वहां पे प्रॉफिट हो या गेन्स हो, प्रॉफिट हो और गेन्स हो, बिजनेस हो रहा है, जो बिजनेस या प्रोफेशन है वो कैरी कर रहा हो कोई पर्सन, मीन्स वो जो इनकम जनरेट हो रही है, जो प्रॉफिट, पहली कंडीशन क्या है? देयर मस्ट बी प्रॉफिट एंड गेन्स, ठीक है। सेकंड कंडीशन इज दैट द प्रॉफिट एंड गेन मस्ट बी अराइज बाय द बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड बाय एसएससी, मीन्स जो इनकम, जिस इनकम हमें जनरेट हो रही है, उनसे हमें कैसे कैरिड करना है, कहां से जनरेट हो रही है वो इनकम? किसी बिजनेस से और प्रोफेशन से, क्लियर। थर्ड वन इज बिजनेस और प्रोफेशन जो कैरी हो रहा था, बिजनेस और प्रोफेशन जो कैरी हो रहा था वो प्रीवियस ईयर में हो रहा था, तभी हम उसके रेलिवेंट ईयर में, रेलिवेंट असेसमेंट ईयर में हम उसकी कैलकुलेशन कर सकेंगे। अगर प्रीवियस ईयर में कोई बिजनेस कंडक्ट हो रहा है तभी हम उसकी रेलिवेंट असेसमेंट ईयर में उसकी कैलकुलेशन कर सकेंगे। तो तीन कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए? देयर मस्ट बी प्रॉफिट एंड गेन, ठीक है। सेकंड वन इज द प्रॉफिट एंड गेन मस्ट बी जनरेट आउट ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड आउट बाय एसएससी, क्लियर। एंड थर्ड वन इज जो बिजनेस और प्रोफेशन एसएससी कैरिड कर रहा था वो कहां से आया, कहां held or out during the previous year, clear? So as per the question, which of the following conditions are to be fulfilled for charging income under head PGBP? So answer D is correct, all of the above. First condition क्या दे रखी है? There should be profit and gains, business or profession must be carried by assessee, business or profession should be carried out on any time during previous year. So तीनों condition satisfy होना compulsory. So answer D is correct, clear? Answer D, all of the above, clear?
Now, next question. Method of accounting to be followed for income, computing income chargeable under head PGBP. फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? मेथड ऑफ अकाउंटिंग टू बी फॉलोड फॉर कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर हेड पीजीबीपी. ये मेथड जो पीजीबीपी में हम इनकम कंप्यूट करेंगे, इनकम कैलकुलेट करेंगे, अंडर विच मेथड? फर्स्ट ऑप्शन है कैश सिस्टम एंड सेकंड इज मर्केंटाइल सिस्टम. पीजीबीपी में एसएससी के पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि चाहे वो मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करे या कैश सिस्टम फॉलो करे. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. रीजन बिहाइंड इट कि method of accounting at the option of the option of assessee. Assessee has the option to opt out the cash system or either the cash system or the mercantile system to compute the income under head PGBP. Clear? Now next question is, as per section 30, which expenditure incurred for a building used for the business or profession shall not be allowed as a deduction? फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एज पर सेक्शन 30 अगर हम बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, बिल्डिंग के लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, किसके लिए? बिल्डिंग किस में यूज आने वाली है? बिजनेस में बिल्डिंग यूज आने वाली है, उसके लिए हमने एक्सपेंडिचर किया एज पर सेक्शन 30. क्लियर? अब उसके लिए हमें किस चीज की डिडक्शन अलाउ नहीं है? किस चीज के डिडक्शन हमें उस चीज के लिए अलाउ नहीं है? अगर हम कोई सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग उसमें कुछ बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, बिजनेस किस लिए करा है? बिल्डिंग परचेज की हमने, ठीक है, बिजनेस रिलेटेड क्या है कि हमने बिल्डिंग परचेज किया और बिल्डिंग किस में यूज आने वाली है? बिजनेस में. क्लियर? अब ऐसी कौन सी डिडक्शन सेक्शन 30 में हमें अलाउ नहीं होगी? आंसर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. अगर हमने सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है, हमने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया बिजनेस के लिए, तो अंडर सेक्शन 30 हमें उसकी डिडक्शन अलाउ नहीं होगी. क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? डेप्रिसिएशन अवेलेबल इफ असेट इज यूज्ड फॉर लेस देन 180 days ड्यूरिंग द ईयर, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ईयर एक्विजिशन शैल ऑफ ब्लॉक रेट. क्या बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन, सपोज जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर कोई हमने असेट, हमारे ईयर कैसे कैलकुलेट होता है? अप्रैल टू मार्च. गॉट इट? ये तो पता ही हम सबको कि अप्रैल टू मार्च हम उसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च. ठीक है, अब अगर किसी एसेट को नवंबर में फर्स्ट नवंबर को हमने किसी एसेट को परचेज किया, उस पर डेप्रिसिएशन की रेट थी 20%. डेप्रिसिएशन की रेट क्या थी? 20%. हमने कोई एसेट परचेज की, लाइक एन एग्जांपल मशीनरी. क्लियर? फर्स्ट नवंबर को हमने मशीनरी परचेज की है, उस पर डेप्रिसिएशन एज पर द प्रोविजंस पर डेप्रिसिएशन रेट क्या है? 20%. क्लियर? अब हम ये क्या देखेंगे कि हमारी जो हमारी मशीनरी थी वो कितने डेज यूज आई है ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर. वो हमारी जो मशीनरी थी, जो हमने परचेज की है, एक्वायर्ड की है, वो कितने ड्यूरेशन तक काम आई है. अगर सपोज ये जो मशीनरी है लेस देन 180 डेज काम आई है, तो इसकी जो डेप्रिसिएशन की रेट है वो हो जाएगी हाफ, दैट इज 10%. मीन्स हम उस डेप्रिसिएशन की रेट को 50% कर देंगे. 50% मीन्स जो डेप्रिसिएशन की रेट अगर 15% है तो उस पर डेप्रिसिएशन कितना अलाउ होगा? 7.5%. अगर डेप्रिसिएशन की रेट 30% है तो 15%, 40% है 20%. कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी है या कोई एसेट्स हमने एक्वायर्ड की है, अगर वो फाइनेंशियल ईयर में 180 डेज से कम यूज आ रही है तो हम उस पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे? 50%. 50% ऑफ द रेट प्रिस्क्राइब, जो रेट उसकी ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है उसकी रेट का हम उस पर कितना परसेंट चार्ज करेंगे? 50%. क्लियर? सो क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहे हैं. डेप्रिसिएशन अवेलेबल इफ एसेट इज यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज ड्यूरिंग द ईयर ऑफ एक्विजिशन शैल ऑफ ब्लॉक रेट ऑफ 50%. जो रेट हमें ब्लॉक की प्रिस्क्राइब्ड है, उस पर्टिकुलर एसेट की प्रिस्क्राइब है, उसका 50%. क्लियर? नॉट, इट डजंट मीन कि हम 50% चार्ज करेंगे. जो रेट हमें प्रिस्क्राइब्ड है उसका 50%. जैसे हमने एग्जांपल में देखा 20% था तो 10%. इफ अगर हम कंप्यूटर और कंप्यूटर की बात करते हैं तो 40% अलाउ होता है, तो 20%.
इंटेंजिबल एसेट्स में 25% अलाउ होता है, तो 12.5% ये डेप्रिसिएशन हम उस पर चार्ज करेंगे अगर सपोज अगर हमने 180 डेज से कम ड्यूरेशन के लिए उसको यूज किया है। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, under the income tax act, depreciation on machinery is charged on, under the income tax act depreciation on machinery is charged, हम depreciation किस किस पे चार्ज कर सकते हैं? परचेज प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द मशीनरी एज पर द स्पेसिफाइड कंडीशन। कुछ मशीनरी के लिए कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस है, अगर हमें मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो कैसे हो सकता है? या तो परचेज प्राइस पे, या मार्केट प्राइस पे, या रिटर्न डाउन वैल्यू पे। क्लियर? तो आंसर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following case no depreciation is allowed? In which of the following case no depreciation is allowed? किन केसेस में डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होता है? अब इस कॉन्सेप्ट को ना बहुत ध्यान से समझना। देखो, एक ब्लॉक है, उसमें 4 एसेट्स हैं, ठीक है, ए, बी, सी, डी। क्लियर? इस पूरे ब्लॉक की वैल्यू है, कुछ वैल्यू है इस पूरे ब्लॉक की। पूरे ब्लॉक के मींस चारों मशीनरी को इंक्लूड करके। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास कि हम डेप्रिसिएशन इस मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कब चार्ज नहीं करेंगे। पहले की सिचुएशन क्या राइज हो सकती है कि ब्लॉक तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जो उसकी WDV थी, रिटर्न डाउन वैल्यू, वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। कैसे? हमने पूरे डेप्रिसिएशन जो क्लेम करना था वो हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुके हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन हमने ऑलरेडी क्लेम कर लिया है, तो उसकी WDV एग्जिस्ट नहीं कर रही है, रिटर्न डाउन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, या हमने ब्लॉक को सेल कर दिया। ठीक है, एक केस तो ये हुआ कि ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन WDV एग्जिस्ट नहीं करी। सेकेंड कंडीशन क्या हो रही है कि WDV तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन हम ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मींस हमने पूरी ब्लॉक को ही, चारों मशीनरी को ही सेल कर दिया, तो ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं कर रहा, WDV एग्जिस्ट कर रखी है। ठीक है, या ऐसा कोई सिचुएशन अराइज हो सकती है कि ना तो ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा है ना WDV एग्जिस्ट कर रही है। 3 कंडीशंस क्या होंगी कि या तो ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा है, WDV एग्जिस्ट नहीं कर रही। सेकेंड वन इज WDV एग्जिस्ट कर रही है, ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं कर रहा। एंड थर्ड वन है कि दोनों ही सीजेस टू बी एग्जिस्ट, दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस नो डेप्रिसिएशन इज अलाउड, मींस ब्लॉक एग्जिस्ट बट WDV ceases to be exist, WDV exists but the block ceases to exist, WDV and block both ceases to exist. तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट कि अगर ये 3 कंडीशन स्पेसिफाई होती है, ये 3 कंडीशन में कोई सी भी कंडीशन हैपन होती है तो हम उस ब्लॉक पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? What is the rate of depreciation charged on computer software? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे हम किस रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं? आंसर इज 40%। 40 डेप्रिसिएशन की रेट क्या है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे? 40%। याद रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये रेट्स कि किस पर्टिकुलर एसेट्स पे किस रेट से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 40%, इंटेंजिबल एसेट्स 25%, प्लांट एंड मशीनरी 15%। क्लियर? ये कुछ रेट्स हैं, ये हमें बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, एग्जाम में बिल्कुल पूछी जा सकती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेप्रिसिएशन ऑन एन असेट कैन बी क्लेम्ड। डेप्रिसिएशन ऑन असेट कैन बी क्लेम्ड, डेप्रिसिएशन का असेट पे क्लेम करना है, किस असेट पे कर सकते हैं हम? On an asset acquired on hire purchase, on an asset acquired on financial lease,
जिस असेट को हमने फाइनेंशियल लीज पे एक्वायर किया है उस पे हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. A fire extinguisher was installed in a cinema hall. It was not used throughout the year. Depreciation. हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा था कि हमने मशीनरी को यूज 180 डेज से कम किया है तो हम उस पर हाफ रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फायर एक्सटिंग्विशर इक्विपमेंट है, कोई फायर एक्सटिंग्विश इक्विपमेंट है, उसे हमने इंस्टॉल किया है किसमें? सिनेमा हॉल में. ठीक है, वो पूरे ईयर तक यूज नहीं आया, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, वो उसे इंस्टॉल किया गया. वो इंस्टॉल था. फर्दर पॉइंट क्या है कि वो यूज नहीं आया. ठीक है, लेकिन वो इंस्टॉल तो था, तो उस पर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा? फुल ईयर पे. फुल ईयर पे. क्लियर? डेप्रिसिएशन फॉर द फुल ईयर विल बी अलाउड. रीजन क्या है कि उसका इंस्टॉलमेंट हो गया था, उस इक्विपमेंट का इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी हो गया था. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन on the asset in the molds used in rubber and plastic good factories. जो मोल्ड्स यूज होते हैं रबर्स एंड गुड फैक्ट्री प्लास्टिक फैक्ट्रीज में, मोल्ड्स इक्विपमेंट की इक्विपमेंट होता है, उसे हम रबर और प्लास्टिक फैक्ट्री में यूज करते हैं. ठीक है, अब मोल्ड्स पे जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो किस रेट से करेंगे? आंसर इज 20%. द डेप्रिसिएशन रेट ऑन द मोल्ड्स यूज्ड इन द रबर एंड द प्लास्टिक गुड फैक्ट्रीज इज 20%. क्लियर? 20% से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ऑन द मोल्ड्स. क्लियर? मैं अगेन आई एम सेइंग कि ये डेप्रिसिएशन की रेट है, ये एग्जाम में पूछी जाती है, इन्हें बहुत अच्छे से याद रखना. इनमें से मे बी डेफिनेटली क्वेश्चन इनमें पूछा जा सकता है. क्लियर? तो ये रेट्स हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है. अब तक हमने दो रेट पढ़ी, एक तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे 40% एंड मोल्ड्स पे 20%. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. The additional depreciation will be available at the rate of additional depreciation. Additional depreciation क्या होता है कि एक अगर हमने सपोज एक तो हमें पर्टिकुलर असेट के लिए स्पेसिफाई है, पर्टिकुलर असेट्स के लिए स्पेसिफाई है कि हमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. एडिशनल डेप्रिसिएशन की कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं कि आपने पर्टिकुलर न्यू प्लांट इन मशीनरी सेटअप की है, तो उसके लिए आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ होता है. कितने परसेंट से? 20% से. The additional depreciation will be available at the rate of 20%. Additional depreciation के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि आपने न्यू प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल किया है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Any sum received by an employer from key man insurance policy taken on the life of the employee. Any sum received by an employer from key man insurance policy taken on the life of the employee is chargeable under the head other source. अगर कोई sum received हुआ है by the employer for the key man insurance policy on the life of employee is chargeable under the head other source. Clear? Now next question. Now next question is the following is not planned under section 43 subsection 3 in the Income Tax Act 1961. 1960 Income Tax Act section 14(3) subsection 3 के अकॉर्डिंग हमें किन्हें प्लांट की डेफिनेशन में कैलकुलेट नहीं कर रहे, मींस कंसिडर नहीं कर रहे अंडर द डेफिनेशन ऑफ प्लांट.
Answer is books. Books is not covered under the definition of plant as per section 43 subsection 3 of the Income Tax Act. Clear? अगर हम बात करते हैं नो हाउ की मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लाइक पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, डिजाइन एक्ट. क्लियर? रोड इन फैक्ट्री बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, इनको हम किस में कंसिडर कर रहे हैं? प्लांट में. ठीक है. लेकिन अगर जो हम बुक्स की बात करते हैं तो बुक्स इज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 43 सबसेक्शन 3 एज पर द इनकम टैक्स एक्ट. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू कैरी आउट इलीगल बिजनेस. अगर हम कोई इलीगल बिजनेस कैरी कर रहे हैं, कोई पर्सन, कोई असेसी अगर इलीगल बिजनेस को कैरी कर रहा है और उसमें एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर रहा है तो उसे किसी भी तरह की कोई भी टर्म में, किसी भी अवेलेबल में, किसी भी सेक्शन के अंडर उसे डिडक्शन अवेलेबल नहीं है. सो एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू कैरी आउट द इलीगल बिजनेस इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन. क्लियर? कि अगर हम कोई इलीगल बिजनेस कैरी कर रहे हैं तो उसमें हम डिडक्शन, कोई भी डिडक्शन उससे अवेलेबल नहीं होगी इन एनी केसेस. क्लियर? क्योंकि वो क्या कर रहा है? कोई इलीगल बिजनेस कर रहा है. अब बिजनेस ही इलीगल है तो उसके लिए हम लीगल डिडक्शन उससे अवेलेबल नहीं करा सकते. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. When patent is transferred, the amount received is. अगर पेटेंट को हमने ट्रांसफर किया, पेटेंट का मतलब हमने कोई न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट की थी, उसे हमने रजिस्टर करा. तो पेटेंट को अगर कोई बिजनेस में कोई ट्रांसफर कर रहा है तो जो अमाउंट रिसीव्ड होगा वो कैसे एडजस्ट होगा? एडजस्टेड टुवर्ड्स पेटेंट वैल्यू इन ब्लॉक ऑफ असेट्स. ब्लॉक ऑफ असेट्स का क्या होता है? जैसे बिजनेस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं टुवर्ड्स द कैटेगरी ऑफ द असेट्स. अगर किसी असेट्स की, जैसे अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के असेट्स हैं तो उनका एक ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा है, प्लांट एंड मशीनरी का उनका डिफरेंट ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा है. तो ये ब्लॉक था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, आईपीआर का. ठीक है. इसमें पेटेंट, कॉपीराइट और डिजाइन, इनके सबकी वैल्यू एडजस्टेड थी. अब हमने पेटेंट को ट्रांसफर किया, पेटेंट को ट्रांसफर करा तो जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ वो कहाँ एडजस्ट होगा? टुवर्ड्स द वैल्यू, टुवर्ड्स द ब्लॉक वैल्यू. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. समझ में आया? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था? व्हेन पेटेंट इज ट्रांसफर्ड द अमाउंट रिसीव्ड इज एडजस्टेड टुवर्ड्स पेटेंट वैल्यू इन द ब्लॉक ऑफ असेट. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Now next question is unabsorbed depreciation. Unabsorbed depreciation can be carried forward for 8 years. अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, उसे हम कितने टाइम तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? 8 ईयर्स तक. याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, उसे कितने टाइम तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? फॉर 8 ईयर्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट. Depreciation rate on intangible asset is 25%. Depreciation rate क्या है? इंटेंजिबल असेट्स पे 25%. अभी हमने याद किया था कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे 40%, एडिशनल डेप्रिसिएशन 15% एंड इंटेंजिबल असेट्स 25%. दोबारा रिपीट करना है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे डेप्रिसिएशन रेट 40%, एडिशनल डेप्रिसिएशन 15%, इंटेंजिबल असेट्स 25%. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं आप लोगों को ये रेट्स वापस रिपीट करने के लिए और याद करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में ऐसे रेट से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे गए हैं और इस ईयर दिसंबर अटेम्प्ट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो इन रेट्स को बहुत अच्छे से याद करना है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट कैलकुलेटेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड. क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना. डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ पावर generating unit calculated on depreciation rate चार्ज ऑन कैलकुलेट करना है किसमें? पावर जनरेटिंग यूनिट पे. ये एक्सेप्शन है पीजीबीपी में, एक यही एक ऐसी यूनिट्स है जिनमें दो मेथड्स अवेलेबल होते हैं कि एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी की वो किसी भी ऑप्शन से अपने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सेकंड वन इज
पावर जनरेटिंग यूनिट है, याद रखना पावर जनरेटिंग यूनिट्स में दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी की दोनों में से किसी भी ऑप्शन को ऑप्ट करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज एसएलएम एंड सेकंड वन इज डब्ल्यूडीवी. Straight line method, return down value at the option of unit. Only the power generating unit has option to calculate the depreciation either by opting SLM method or WDV method. Clear? Now next question is for an expense to be allowed under section 30 of the Income Tax Act in 1961. अंडर सेक्शन 30 में किस एक्सपेंस के हमें डिडक्शन अवेलेबल है? फर्स्ट ऑप्शन है इट शुड बी रेंट, वेट्स, टैक्स, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग. सेकंड ऑप्शन इज रेंट रिपेयर इज अलाउड टू टेनेंट इफ टेनेंट बियर्स द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स. अगर रेंट पे कर रहे हैं, टैक्सेस पे कर रहे हैं, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस करा रहे हैं बिल्डिंग का, और सेकंड ऑप्शन क्या, टेनेंट पे कर रहा है, उसकी भी हमें डिडक्शन अवेलेबल है. नेक्स्ट ऑप्शन इज रेट एंड टैक्सेस वुड बी अलाउड ओनली इफ पेड. पहली कंडीशन क्या थी कि रेट, रेंट, टैक्सेस, इंश्योरेंस के पैसे, इंश्योरेंस का जो अमाउंट है उसकी डिडक्शन अवेलेबल है. अगर टेनेंट पे कर रहा है तो उसे भी अलाउड है. थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर अलाउड डिडक्शन कब अलाउ होगी, जब एक्चुअल में पे हुआ है, एक्चुअल में अमाउंट पेड हुआ है. तो आंसर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दी अबव. अंडर सेक्शन 30 किन किन एक्सपेंसेस की हमें डिडक्शन अवेलेबल है कि हमने कंसिडर किया है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Under section 31 of the Income Tax Act, deduction in respect of section 31 इनकम टैक्स में किस चीज की डिडक्शन की डिफाइन करता है? सेक्शन 31 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, सेक्शन 31 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डिफाइंस द डिडक्शन रिलेटेड टू repairs and insurance of plant and machinery. Repairs and insurance of plant and machinery. Section 31 of the Income Tax Act defines the provision related to deduction for the repairs and insurance of plant and machinery. Clear? Now, next question is, a company engaged in manufacturing of steel balls acquired computer at a cost of 3 lakh. The depreciation allowance under the act would be, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे कोई कंपनी है स्टील बॉल मैन्युफैक्चर करती है, उसने अपनी कंपनी में यूनिट में एक कंप्यूटर को इंस्टॉल किया है. ठीक है, अब कंप्यूटर की कॉस्ट क्या थी, 3 लाख. कंप्यूटर की कॉस्ट क्या थी, 3 लाख. ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि हमें 3 लाख पे जो कंप्यूटर की कॉस्ट है उस पर कितना डिडक्शन, कितना डेप्रिसिएशन अलाउ है एज ए डिडक्शन, कितना डेप्रिसिएशन हम उस पर चार्ज करेंगे, कितना डेप्रिसिएशन हम उस पर चार्ज करेंगे. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हमने अगर हम डिडक्शन डेप्रिसिएशन की रेट की बात करें दैट इज 40%, दैट इज 40%. 3 लाख का तब हम 40% कैलकुलेट करेंगे, आंसर विल बी 1,20,000. तो आंसर क्या हुआ, 1,40,000. डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको असेट की डेप्रिसिएशन की रेट याद होनी चाहिए. जब आपको रेट याद होगी आप इजीली उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं. सो अगेन आई एम रिपीटिंग कि आप लोगों को डेप्रिसिएशन के असेट्स की रेट को बहुत अच्छे से याद करना है. उसके दो बेनिफिट्स है कि अगर डायरेक्ट रेट का क्वेश्चन अराइज होता है तो भी हमें करने को इजी होगा, और अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी हम तभी कर पाएंगे तब हमें रेट अच्छे से याद होगी. सो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे 40% है, 3 लाख का तब हम 40% कैलकुलेट करेंगे. सो आंसर इज 1,20,000. क्लियर? अब तक हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, पीजीबीपी के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया. ठीक है, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज भी किया. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. If you want these PDF, send your PDF request to the official number of NRK9. And if you have any kind of query, put your query in the comment section and on official number of NRK9. And dear students, get ready for the next part and enjoy the series. Thank you everyone.